नमस्कार दोस्तों, अगर आने वाले टाइम में आपके ग्रुप डी का पेपर है तो ये क्लास आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज 29 नवंबर है, कल 30 नवंबर है, तो 2 दिन ग्रुप डी के पेपर होंगे नहीं। अब सीधे आपका 1 दिसंबर को ग्रुप डी का पेपर होगा। तो इससे पहले 2 दिन हो चुके हैं, 27 तारीख और 28 तारीख को। तो कहने का मीनिंग्स ये है कि 3 और 3 6 पारी अब तक कंप्लीट हो चुकी है। तो 6 पारियों में जो मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उनके बेस पर कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बेस पर मैं आपको आज 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आपकी 1 दिसंबर 2 दिसंबर या फिर आने वाले टाइम में अगर आपकी एग्जाम है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ज़्यादातर आपने देखा कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से चैप्टर है, परसेंटेज है, प्रॉफिट और लॉस है, त्रिकोणमिति है, या फिर आपके पास है ये डिस्काउंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक समय कार्य है आपके पास है, माध्य माध्यिका एवं बहुलक है आपके पास है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन चैप्टरों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के हमने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ले रखे हैं। तो चलिएगा हम शुरुआत करते हैं क्लास की बगैर टाइम खराब किए हुए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है कि 20%, 35% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी है? अगर आप चाहते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन को ओनली फॉर 5 सेकंड में सॉल्व करना, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कुछ नहीं करना, इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन आपका आएगा जिसके अंकों का योग 1 होगा ऑप्शन का, वही आपका आंसर होगा। जैसे अगर हम ए ऑप्शन देखते हैं तो 8 8 2 10 और 10 को फिर से जोड़ेंगे तो हम अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब सर ये एकदम करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 10 होगा या फिर 1 होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना है सर? 18 और 18 को आप वापस से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? इसका डीएस 9 हो जाएगा। इसका देखिए कितना है डीएस आपके पास है सर? ये हो जाएगा आपके पास है, इसका भी डीएस आपके पास है 9 है। इसका डीएस फिर चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 5 15, यानी इसका डीएस 6 है। तो जिस ऑप्शन का डीएस आपके पास है 1 आएगा वो ये आपका करेक्ट आंसर है। आप कोई सा भी क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हो, चाहे यहाँ पर ये 2 डिस्काउंट हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। और कंडीशन क्या है आपके पास है कि इनके साथ में एक 10% जरूर होना चाहिए। अगर एक डिस्काउंट आपको 10% दे रखा तो ये कन्फर्म है और 100% है कि जिसके अंकों का योग 1 होगा वो ये आपका आंसर होगा। अंकों के योग को हम कैसे जोड़ते हैं? जैसे सर ये हमारे पास है 5 और 3 8 2 10, तो 10 हो गया ना आपके पास है, तो 10 को आप फिर से जोड़िए, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि मान लीजिए सर हमारे यहाँ 10% नहीं आया, यहाँ पर 15% आ गया, तो हम अपने एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो भी तरीका आप बता दीजिए। तो ये तो रही आपके पास है ट्रिक्स की कैसे आप इसका आंसर 5 सेकंड में दे सकते हो। अब मैं आपको इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करना सिखा देता हूँ। क्वेश्चन हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप बेसिक जाइए, दूसरा रेशियो मेथड से जाइए, और तीसरा आप सक्सेसिव मेथड भी इसमें लगा सकते हो। लेकिन रेशियो मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। तो रेशियो मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये जो भी परसेंटेज दे रखी है इनकी फ्रैक्शन बनाइए। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है आपके पास है सर? 20% की होती है आपके पास है 1/5, और यहाँ माइनस का निशान लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये डिस्काउंट है। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपके पास है? देखिए 1/100 हो जाएगा आपके पास। हम 5 से काटोगे तो 7 बार और ये 20 बार, और आगे किसका निशान? माइनस का। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपके पास है? 1/10। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 35 बटे कितना करना था आपको? 100 करना था। तो 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 7 बार। और कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो इस तरीके से आपके पास है 7/20 आया है। तो यानी कि जब रेशियो मेथड हम लगाते हैं तो रेशियो मेथड की पहली स्टेप क्या होती है सर? रेशियो मेथड की पहली स्टेप ये होती है कि जो भी आपको परसेंटेज दिया हुआ है उसकी फ्रैक्शन बनाइए। जो भी परसेंटेज दिया हो उसकी फ्रैक्शन बनाइए। पहली स्टेप कंप्लीट कर लिया आपने। अब इसके बाद क्या करना, क्वेश्चन को कैसे जमाना देखिए। क्वेश्चन को हम ऐसे जमाएंगे कि सर यहाँ पर लिखिए आप मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्यों लिखोगे? क्योंकि ये क्वेश्चन किसका आपके पास है? अंकित मूल्य का है, डिस्काउंट का है। मार्केट प्राइस या फिर शॉर्ट में इसे आप अंकित मूल्य भी कह सकते हो। और दूसरा रेशियो किसका लिखोगे आप? सेलिंग प्राइस का। तो मार्केट प्राइस कितनी है किसी वस्तु की? ये हमेशा भिन्न को पढ़ना कैसे है कि सर जो हर में लिखी हुई राशि रहती है ना वो आपके पास है मूल राशि कहलाती है।
इसका मीनिंग्स ये हो गया कि मार्केट प्राइस उस वस्तु की कितनी थी 5 रुपये, लेकिन आपने उसको डिस्काउंट दिया, कितने रुपए का दिया 1 रुपये का, तो वस्तु कितने में बेची गई 4 रुपये में बेची गई। इसी तरीके से इस फ्रैक्शन को पढ़िए आप, मार्केट प्राइस है 20 रुपये, आपको डिस्काउंट मिला 7 रुपये का, तो 13 रुपये में दुकानदार ने बेची या फिर आपको वो 13 रुपये में मिली। अगली लाइन को फिर सरल करिए, 10 एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है 9 हो जाएगा। यहाँ से आप फाइनली रेशियो निकालिए। अगर ये आपस में कुछ कट रहा है तो आप इसमें ज़रूर काटिएगा। कैसे काट सकते हैं, जैसे इस 4 से अगर हम इससे काटते हैं तो ये 5 बार कटेगा। अब इस लाइन में से इस लाइन में बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 250 हो जाएगा, अनुपात का निशान, ये हो जाएगा आपके पास है 117। अब क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ोगे कि किसी वस्तु पर 250 रुपये लिखे हुए हैं और उसको 117 में बेचा जा रहा है। आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि इसमें डिस्काउंट आपको कितना मिला है। आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना मिला है। तो आप देखिएगा, इसमें से आप इसको घटा दीजिए, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये आपके पास है 3 बचेगा। 133 रुपये का डिस्काउंट है। क्वेश्चन ये चाहता है कि इस डिस्काउंट को आप परसेंटेज में बताइएगा। तो परसेंटेज में आप कैसे बताओगे, सर डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन है ना, हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है। हमेशा किस पर की जाती है, अंकित मूल्य पर। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 25 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 50 बार। देखिए 25 से काटा था ना आपने, 25 से कितनी बार कट गया आपके पास है 10 बार। और ये लीजिए 2 से काटिए, ये 2 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो ये एक काम करिए, या तो आप इसको सीधे 4 से मल्टीप्लाई करके एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए। क्योंकि देखिए इसको अगर हम 0 बनाना चाहे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ 4 हो जाएगा ना, या फिर ऐसे कर लो, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 6, और ये हो जाएगा आपके पास है 13 दूनी का 26, और भाग किसका देना है 5 का। 5 का भाग देने का शॉर्ट तरीका ये होता है कि ऊपर की संख्या को डबल करो पहले तो इसका डबल कितना हो जाएगा आपके पास है 12, 26 का 52, और एक हो जाएगा आपके पास है 53, और यहाँ दशमलव लग जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है, सर हमारे पास है ए ऑप्शन है। हमने कैसे किया, जब भी किसी संख्या में आपको 5 का भाग देना है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई संख्या है 1 2 3 4, और आपको किससे डिवाइड करना है 5 से, तो सिंपल तरीका ये होता है कि इस संख्या को आप डबल कर दीजिए। तो इसका डबल कितना हो जाएगा 8 6 4 और 2, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा लीजिए, बस यही आपका आंसर आएगा। आप 5 का भाग इसमें दे के देख लीजिए, आपके पास में ये रिजल्ट आएगा। हम ऐसा क्यों करते हैं कि इसको डबल करके एक अंक छोड़ के दशमलव क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। और 10 का भाग देना बिल्कुल इजी होता है, जैसे आप जानते हो 10 हो गया 100 हो गया, इस तरीके की संख्याओं का भाग देना इजी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे से एक क्वेश्चन ऐसा अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप गलत नहीं करोगे। और ये तो कन्फर्म है कि किसी न किसी की किस्मत में तो ये क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि मान लीजिए 1 दिसंबर को 3 शिफ्ट लगेंगी, 2 को लगेंगी, फिर आने वाले टाइम में लगेगी, तो किसी न किसी की किस्मत में तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिएगा एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये है आपके पास है कि 0.002 0.12 का कितना परसेंट है। इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज का है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंटों को इसमें दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है इसमें कि स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत आती है कि इसमें से कौन सी संख्या तो हर में आएगी, कौन सी संख्या अंश में आएगी। बाकी गुणा तो आप 100 से कर दोगे, आपको जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि सर इसमें हर में कौन सी संख्या आएगी। तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ छांटने का। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि दोनों संख्याओं में क्या हो रही है, सर आपस में तुलना हो रही है इनमें। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें तुलना हो रखी है, क्वेश्चन में क्या हो रखी है, एक दूसरे से वो कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस शब्द के पीछे क्या लिखा हुआ है का, वो हमेशा हर में आएगा। जिसको हम ऐसे याद रखते हैं कि सर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कौन बटे किसका, हमारे पास है क्या होता है कौन बटे किसका, और इनटू किससे करते हैं हम 100 से। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि जिस संख्या के पीछे का शब्द लिखा हुआ है और दोनों में अगर तुलना हो रही है, तो जिस संख्या के पीछे का शब्द है वो हमेशा हर में आएगा, बाकी अंश में जाएगी, और गुणा किससे करोगे आप 100 से। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सर उसमें का और से दोनों एक साथ आ जाता है, किसी क्वेश्चन में का भी आ जाएगा और से भी आ जाएगा, तो फिर हम हर में किस में लिखेंगे, तो फिर हम सर से को पहले मान्यता देते हैं।
पहले सुनिए कि अगर जनरल क्वेश्चन है जैसे ये है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे जमाओगे, इस क्वेश्चन को ऐसे जमाओगे 0.002 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 0.12 और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ये हो गया, इसे हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दशमलव के बाद में 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, आप दशमलव से दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1 अंक ज़्यादा था इसलिए 1 जीरो नीचे बढ़ेगी, फिर हम 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, फिर हम 2 से काटेंगे तो ये आपके 6 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे ये 3 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। तो इस तरीके से फाइनली आप कह सकते हो कि 5/3 आपका आंसर आएगा, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको का भी दे रखा है और से भी दे रखा है, अगर किसी क्वेश्चन में क्या दे रखा है का और से, तो पहले मान्यता हम से को देते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप फिर से आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। प्रॉफिट और लॉस का है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों को आप एक बार पढ़िएगा। देखिए ये तो है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 और ये है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। दोनों क्वेश्चनों को आप आराम से तसल्ली से पढ़े और देखिएगा कि दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको समझाता हूं कि दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है, और ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट अक्सर गलत करके आता है और उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा गलत का भी। इसमें क्या कह रखा है, 60 कलमों को बेचकर एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या प्राप्त हो रहा है आपको, लाभ। तो ये जो लाभ प्राप्त हो रहा है ना वो विक्रय मूल्य पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ तो लाभ और हानि होना ये तो कॉमन है कि एक क्वेश्चन तो ये तो नॉर्मल है, लाभ की जगह हानि भी कह सकता है, तो इससे क्वेश्चन का अंतर का महसूस नहीं होगा। क्वेश्चन का अंतर हमको यहाँ से महसूस हो रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी लाभ हानि की कैलकुलेशन यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर की जा रही है। लाभ हानि किस पर हो रही है, सेलिंग प्राइस पर हो रही है। तो एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें लाभ हानि क्रय मूल्य पर होगी, उसमें गणना नहीं होगी, उससे तुलना कर रखी होगी। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है। तो यहाँ पर ये जो हानि होती है ये किसकी होती है, आपके पास है लागत मूल्य की, और वहां पर जो हानि या लाभ हो रहा था वो किसका हो रहा था, आपके पास है सेलिंग प्राइस का, विक्रय मूल्य का। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, आप दोनों ही क्वेश्चनों को समझ लीजिए। मैंने इसीलिए दोनों क्वेश्चनों को एक साथ लिखा है कि अगर किसी क्वेश्चन में लाभ हानि लागत मूल्य पर है तो कैसे सरल करेंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में लाभ हानि विक्रय मूल्य पर है तो हम क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे। दोनों को ही सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है आपके पास है। आपको सबसे पहली स्टेप ये अपनानी है कि आपको ये देखना है कि लाभ या हानि किस चीज पर हो रही है, उसी चीज को आप पहले यूनिट उसकी एक मान लीजिए, विक्रय मूल्य पर हो रहा है ये। तो आप क्या करोगे, इसमें हम एक शब्द मानेंगे कि माना प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। एक बार फिर सुनिए, मैं जो शब्द कह रहा हूं उसको सुनिए। माना प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य आपके पास है 1 यूनिट है। कितना है आपके पास है, 1 यूनिट है। बस इतना सा लिखना है आपको शॉर्ट में आगे कि माना की सेलिंग प्राइस 1 यूनिट है। माना की सेलिंग प्राइस कितना है, 1 यूनिट है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपके पास है, अगर मान लीजिए सर हमारे पास में क्वेश्चन ऐसा है, तो हम क्वेश्चन को ऐसे सरल करेंगे कि माना की सीपी कितना है आपके पास है, 1 यूनिट है। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ते हो तो कंप्लीट लाइन को कैसे पढ़ना है, हम कंप्लीट लाइन को ऐसे पढ़ेंगे कि माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है। लेकिन इतना हिंदी हमको लिखनी नहीं है क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कक्षा 9-10 के बच्चे नहीं हैं। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे कि माना सीपी 1 यूनिट है, माना एसपी 1 यूनिट है। तो यहाँ पर हमने कितना मान लिया कि सर एसपी हमारे पास 1 यूनिट है। तो जो आपने माना उसी को आप वापस से रिपीट करिए। यहीं पे एसपी की वैल्यू पहले निकलेगी और उसमें सीपी की वैल्यू पहले निकलेगी। कैसे, 60 कलमों को बेचकर, यानी कि 60 कलम इसने बेची है और एक कलम हमने 1 यूनिट की मान ली। तो आप बताइएगा कि एसपी कितना हो जाएगा आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर 60 यूनिट हो जाएगा, जिसको 60 लिखो। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है, एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखिए जो भी लाभ या जो भी हानि है वो, तो लाभ कितना हो रहा है आपको, 12 हो रहा है। अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको ये भी दे रखा है और आपको ये भी दे रखा है। तो अब तीसरी संख्या यहाँ से गायब है,
कौन सी संख्या गायब है? तीसरी। यानी अब आपको क्रयमूल्य की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ये चाहता है कि आप ये बताइए उसका लाभ प्रतिशत बताइए, और लाभ या हानि की कैलकुलेशन हमेशा क्रयमूल्य पर की जाती है। लाभ या हानि की कैलकुलेशन किस पर की जाती है? क्रयमूल्य पर। और बट्टा या डिस्काउंट की कैलकुलेशन एमआरपी पे या फिर आप कह सकते हो अंकित मूल्य पर की जाती है। दोनों लाइनों को ध्यान रखें। तो इसमें अनिवार्य है कि सर सीपी तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो सीपी कैसे निकलेगा आपके पास है? सीपी ऐसे निकलेगा कि कोई वस्तु आपने 60 रुपए में बेची और 12 रुपए कमा लिए, तो सिंपल सी बात है, आपने 48 रुपए में खरीदी होगी। कितने रुपए में खरीदी? 48 में। अब इस लाभ को परसेंटेज में बताओ, क्वेश्चन इतना सा है आपके पास है। तो परसेंटेज में अगर आपसे लाभ पूछा जाए तो परसेंटेज में लाभ हो जाएगा आपके पास है 12 बट्टे में 48, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। 12 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 4 बार। तो इस तरीके से 25% आपको आंसर दिखाई देगा, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि सी ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन को सरल करना है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा आप। एक और, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि माना कि सीपी कितना? 1 यूनिट है। जो चीज़ आपने मानी है ना, उसी चीज़ को फिर से लिखना है। जो चीज़ मानी है उसी चीज़ को लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 14 वस्तुओं को बेचने पर, तो जिसने 14 वस्तु बेची है उसने 14 वस्तु खरीदी भी होगी, मतलब लेन देन तो आपके पास है 14 वस्तुओं का ही है ना। अगर सामने वाले ने बेची है तो उसने खरीदी है। तो यहाँ आप कह सकते हो कि सीपी कितना हो जाएगा आपके पास है? सीपी आपके पास है 14 हो जाएगा। एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी आप ये कह सकते हो कि हानि कितनी है आपके पास है? सर हानि है हमारे पास है 2 यूनिट की। कितने यूनिट की? 2 यूनिट की। अब मुझे आप ये बताओ, क्या इसमें सेलिंग प्राइस निकालने की आवश्यकता है? नहीं है। आप चाहो तो निकाल लो, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि इसने ये पूछा कि इसका हानि का परसेंट बताइए, और हानि को क्या चीज़ चाहिए? परसेंट बनने के लिए ओनली फॉर क्रयमूल्य चाहिए, और क्रयमूल्य तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर परसेंटेज में अगर आपको लॉस निकालना है, परसेंटेज में अगर क्या निकालना है? लॉस। तो कैसे निकालोगे? लॉस बट्टे में क्रयमूल्य, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। 2 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। और पूरी दुनिया जानती है कि 1/7 का मतलब कितना होता है? 14.3%, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि ए ऑप्शन में है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 4। और वैसे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये क्वेश्चन ले रखे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। 27 और 28 को जो रिव्यू स्टूडेंटों ने बताया था कि सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे, उसके मेमोरी के आधार पर ये उसी बेस पर हमने क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपको थोड़ी बहुत सुविधाएं हो सके। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा आप। मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाने वाला हूँ। एक आयु संबंधी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पैटर्न है ये हर एग्जाम में लगभग फॉलो होता है, चाहे एसएससी का कोई पेपर दे लो, चाहे दिल्ली पुलिस का जो कि अभी आने वाला है कुछ दिनों के बाद, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे किसी का भी हो, एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है। यही पैटर्न आता है आयु संबंधी का ज़्यादातर। मतलब चांस ये होता है कि जैसे मान लो कि आपके अभी ग्रुप डी के जो पेपर होंगे वो मान लीजिएगा 92 शिफ्टों में, तो उनमें से कम 52 शिफ्टों में तो ये आएगा ही आएगा, 50% तो यही क्वेश्चन आता है। तो कैसे सरल करोगे? 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी, तो आप यहाँ लिख दीजिए, एक तो है फादर साहब और एक है उसका पुत्र। क्या कहा है? 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 3 गुना थी। अगर पुत्र की 1 है, अगर मान लीजिए इसकी 3 है, तो पुत्र की कितनी आपके पास है? 1 है। ठीक है। आगे क्या कह रखा है? आगे ये कह रखा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, 10 वर्ष के बाद दुगनी हो जाएगी। अगर ये 2 है तो ये कितना आपके पास है? 1 है। तो यहाँ देखिए, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हो कि सर ये तो आपके पास है 10 वर्ष पहले की और ये 10 वर्ष बाद की, लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, क्योंकि ऐसे आप माइंड में ही समझने की कोशिश किया करो। जैसे हम यहाँ लिख लेंगे ना इसके आगे सर ये 10 वर्ष पहले, ये 10 साल बाद, तो हमारी आदत खराब हो जाती है। आप कोशिश ये किया करें कि क्वेश्चन को कम से कम लिखें और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन को अपने माइंड से ही सोल्व करें। अगर आप शुरू से ही ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी ही प्रैक्टिस बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि यहाँ पर देखिएगा फादर सन। अब क्वेश्चन ने आपसे ये पूछे कि आपको ये बताना उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। 2 तरीके हैं सोल्व करने के। एक तो देखिएगा, आप यहाँ से देखिएगा कि क्या इनका अंतर समान है क्या? सर ये अंतर समान नहीं है, ये आपके पास है 0 का है और 1 का है। अगर इनका डिफरेंस समान हो जाता है ना तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है।
और अगर किसी में डिफरेंस समान नहीं है तो आप उसको समान भी बना सकते हो, लेकिन मैं उससे पहले कहूँगा समान बनाने के बजाय उससे छोटा ही तरीका है। जो भी समय अंतराल दे रखा है, समय अंतराल कैसे आएगा, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। आप बताइएगा कि यहाँ आपके पास है वर्तमान है, 10 साल पहले और 10 साल बाद, कितने का अंतर हो गया आपके पास है, 20 साल का। तो उस 20 को आपको यहाँ 2 बार रिपीट करना है, जो भी समांतराल होगा उसको। अब बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका काफ़ी जगह लगता है। इसको तो आप इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 और 3 में से 2 घटाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास है 1। ये 20 और ये 40, 40 में से 20 घटाओ कितना आएगा आपके पास है 20। हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से कि 1 यूनिट का मान आपके पास है 20 है, बड़ी राशि ऊपर आएगी। 1 यूनिट का मान अगर आपके पास है 20 है तो आपको जिस यूनिट का मान निकालना है उसका मान निकाल लीजिए, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से इनका मान निकाल दीजिए। पहले आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास है, फादर साहब हो जाएगा 60 वर्ष का। लेकिन ये 60 वर्ष तो 10 साल पहले था, उसको चाहिए वर्तमान। अगर वर्तमान चाहिए तो आप ये कह सकते हो 10 और ऐड करना पड़ेगा, तो फादर साहब हो गए 70 के। अब आपको वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ए ऑप्शन ही एक ऐसा है जिसमें 7 का भाग 70 में जाता है, बाकी किसी में नहीं जाता है। अच्छा 5 का भी जाता है क्या, 13 पंजे 70। चलिए फिर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर आप वापस से निकाल लीजिए, किसके, पुत्र की निकाल लीजिए। वही 20/1 और मल्टीप्लाई 1 से ही करोगे तो पुत्र की कितनी हो जाएगी आपके पास है 20। लेकिन ये 10 साल पहले की है तो 10 आप इसमें और ऐड कर दीजिए तो 3। अब आप इसको काट दीजिए 0 से 0 तो 7/3 या 7:3, जो कि ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये तो है आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं करता था आज से पहले, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर इनका डिफरेंस कितने का है आपके पास है, सर यहाँ पर डिफरेंस आपके पास है 1 का है, और यहाँ पर कितना है आपके पास है 2 का है। तो आप क्या करोगे, जो ऊपर वाला डिफरेंस है ना उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो यहाँ आप जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास है 4, और यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास है 2। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना सर, 3 से 4, 1 से 2 समान है, यानी 1 से 2 होने में कितना टाइम लगा, 1 से 2 होने में सर उसको 20 साल लगा। तो 1 यूनिट का मान 20 आ गया, तो जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो। वही सेम तरीका, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ये था आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास। ये सीआई का क्वेश्चन है आपके पास, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इजी क्वेश्चन लिया है सीआई का भी, यानी इसी पैटर्न का पूछा जा रहा है। कुछ स्टूडेंटों को कहना है कि 2 साल का सीआई पूछ रहा है, कोई कह रहा था कि ऐसा ही पूछ रहा है, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3000 रुपये की राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना, सबसे इजी क्वेश्चन है। रेशियो मेथड से बनाने की कोशिश करें, अगर ये फ्रैक्शन आपको सिंपल दे रखी है तो। रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, रेशियो मेथड की पहली स्टेप ये होती है कि जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बनाओगे। तो 20% की विन कितनी होती है आपके पास है, 20% की अगर आप बात करोगे तो ये होता है आपके पास है 1/5। कितना होता है आपके पास है 1/5। अब अच्छा चलिएगा, यहाँ तक ठीक है, आपने ये 20% को फ्रैक्शन में तो बना लिया। अब क्वेश्चन किसका है आपके पास है, ब्याज का है। अब आपको इससे पढ़ना भी आना चाहिए कि इस 5 का तो क्या नाम है और इस 1 का क्या नाम है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 20% को लिख दिया 1/5 और आगे आपको आ ही नहीं रहा है। तो इस 5 का क्या नाम है, सर ये मूल राशि है, लेकिन इसमें ये मूलधन कहलाएगा। ये क्या है हमारे पास है, मूलधन या प्रिंसिपल है। ये 1 क्या है आपके पास है, सर 1 हमारे पास है ब्याज है। अगर मैं आपसे कहूं कि मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो इसमें मिश्र धन कितना आ जाएगा आपके पास है, 6 आ जाएगा, यानी कि अमाउंट कितना होगा आपके पास है 6 होगा। तो फ्रैक्शन को कैसे पढ़ना है, जो भी परसेंटेज है आप पहले उसको भिन्न में चेंज करिए, उसके बाद पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि इसको हम मूलधन बोलते हैं, इसको ब्याज। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो वो अमाउंट बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। अब क्वेश्चन को जमाना शुरू करिए। कैसे जमाना शुरू करोगे, यहाँ तो लिखोगे आप प्रिंसिपल और यहाँ लिखोगे अमाउंट, यानी क्या लिखोगे, मिश्र धन। पहले राशि कितनी थी 5, 5 से राशि कितनी हो गई 6, 5 से 6 कैसे हुई राशि, अच्छी तरीके से पता है कि 5 रुपए की राशि पर 1 रुपये का ब्याज लग चुका है, इसलिए 6 हो गई है। अभी क्या करना, अगर 2 साल है ना तो आपको यहाँ पर इसका वर्ग कर देना है, और अगर मान लीजिए 3 साल है तो क्यूब कर दीजिए, 4 साल है तो 4 कर दीजिए। तो देखिए इसका मान कितना आएगा आपके पास है, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना आपके पास है 36 है, यानी कि इसको क्या नाम है, मूलधन है। ये क्या है, मिश्र धन है।
25 रुपए की राशि 36 रुपए हो गई। आपको कितने का ब्याज मिला? आपको मिल रहा है 11 रुपए का ब्याज, और बस इस 11 का ही आपको मान निकालना है। और किसका मान दिया हुआ है? उसने 3000 रुपए की राशि दे रखी है। यानी आप ये कह सकते हो सर इसका तो इसने मान दिया है, इसका तो मान इसने दिया है। मान किसका पूछा? इस ब्याज का। अगर ये पूछता है कि वह राशि कितनी हो जाती है, तो फिर आप क्या करते? फिर आप 36 का मान निकालते हैं। तो आप क्वेश्चन को जमा दीजिए। यानी दी गई राशि कितनी आपके पास है? 3000। 3000 के बट्टे में कितना आएगा आपके पास है? 25। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 11 से। देखिए 25 से काट दीजिए आप, ये 25 से कितनी बार कट जाएगा? 120 बार। बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपके पास है 1360, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? ए ऑप्शन में। ऐसे आपको तसल्ली से क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। जितने भी ये क्वेश्चंस ले रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख करके जाइएगा अगर आपका पेपर है आने वाले टाइम में। तो दूध और पानी का 32 लीटर का मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए? कैसे करोगे क्वेश्चन को सरल? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आपके पास। आप ये कह सकते हो कि कुछ एक पात्र में कुछ तो है आपके पास मिल्क और कुछ है वाटर, और इनका रेशियो कितना दे रखा है? 5 अनुपात कितना दे रखा है आपको? 3 दे रखा है। 5 अनुपात कितना दे रखा है आपको? 3। और दोनों को मिला देते हैं हम, तो दोनों को मिलाते हैं तो इनकी राशि कितनी दे रखी है आपको? 32 लीटर दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है आपको? 32 लीटर दे रखी है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है? इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए? इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए? हम ये मानते हैं कि इसमें x लीटर पानी मिलाया जाए। कितना लीटर पानी मिलाया जाए? x लीटर पानी मिलाया जाए, ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए। यानी 50% क्या हो जाए? पानी। सिंपल सी बात, अगर पानी की इस पानी की मात्रा 50% है तो मिल्क की मात्रा भी कितनी होगी आपके पास है? 50%। और ये रेशियो है, ये यहाँ से 50% से 50% आपके पास कट ही जाएगा। यानी आप इसको 1:1 भी कह सकते हो। अब आपको यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। या तो देखिएगा आपके पास है यहाँ से मिल्क कितना आपके पास है? 5 लीटर, और वाटर कितना आपके पास है? 3 लीटर। देखिए यहाँ देखिए आप कितना है? 3 लीटर। और दूध कितना आपके पास है? 5 लीटर। तो या तो आप इस पूरे को 5 बना दीजिए, या फिर पूरे को आप पानी से सॉल्व कर लीजिए। सर हम मानते हैं कि इसको 5 बना लेते हैं, क्योंकि 5 बनाना ईजी है। अगर आप इसको 5 बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 5 से। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब आप देखिए दूध तो जितना था उतना ही रहा। एक बार रिपीट में कुछ लाइन वापस ले रहा हूं। अभी मैंने एक शब्द कहा था कि चाहे तो आप 5 बना दीजिए चाहे 3 बना दीजिए, वो लाइन गलत थी। बल्कि यहाँ पर 5 ही बनेगा आपके पास है, 3 कभी नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कि वह सामने वाला पानी मिला रहा है। अगर पानी मिला रहा तो पानी की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी आने वाले मिश्रण में। इसका मतलब सर कि जो मिल्क पहले था ना वही मिल्क वापस होना चाहिए, क्योंकि मिल्क बढ़ेगा कैसे? जब आपने पानी मिलाया है। मान लीजिए एक गिलास है, एक गिलास में 1 लीटर दूध है। अब कितना ही पानी भरो, 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा भाई। पतला हो सकता है वो, पानी तो नहीं बढ़े उसमें, पेवर दूध तो नहीं बढ़ेगा। तो फिर सर हमको क्या करना है? इसको 5 बनाना ही पड़ेगा। इसको 5 बनाएंगे तो इससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा इसका तो कोई रोल नहीं है यहाँ पर। पहले पानी कितना था आपके पास है? सर पहले पानी था हमारे पास है 3। अब पानी कितना हो गया आपके पास है? 5। कितने यूनिट मिलाया आपने? 2 यूनिट। तो बस इसी का आपसे मान पूछा है कि आपको इसी का मान निकालना है। इसी का क्या निकालना? मान। तो क्वेश्चन बड़ा इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप ये कह सकते हो टोटल कितना आपके पास है? 32। इसको यूनिट में कितना कहोगे आप? 8, क्योंकि देखिए योग 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 2 यूनिट से। तो काट दीजिएगा, कितनी बार कटेगा आपके पास है? 4 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि पानी की कितनी मात्रा मिलाओगे आप? 8 लीटर मिलाओगे, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एक बार अगर कम समझ में आया तो क्वेश्चन को आप जरूर क्लास को बैक करके देखिए, मेरी 100% गारंटी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आप फिर से लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपके पास है कि 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7.5 घंटे और 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत हो जाएगी? जो भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जिनमें परसेंटेज दे रखा है, हमेशा कोशिश करिएगा कि आप रेशियो मेथड से ही बनाने की कोशिश करें। जैसे इसमें अगर हम बात करें 25% की,
तो 25% की सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। तो कितनी बनेगी आपके पास है 1/4। अब मैंने ये कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस फ्रैक्शन को आप पढ़ेंगे कैसे। क्वेश्चन किसका है आपके पास है, समय चाल का है। तो इसने कहा कि यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो है ना आपके पास है ये ओरिजिनल चाल है। ये क्या है हमारे पास है सर, ओरिजिनल चाल है, या फिर ये हमारे पास है मूल जो स्पीड है ना, मूल चाल है। और इस एक का क्या नाम है, ये केवल इसकी वृद्धि है। केवल क्या है आपके पास है, इसकी वृद्धि है। ध्यान रखिए किस चीज की वृद्धि है, मूल चाल में। मूल चाल में 25% की वृद्धि करेगा, यानी कि एक की वृद्धि है, या तो इससे कह दो कि एक की वृद्धि है, या एक को आप कह सकते हो ये 25% है। किसका, ये 4 का 25% है एक। अब क्वेश्चन को कैसे जमाओगे सर, क्वेश्चन को हम ऐसे जमाएंगे कि यहां लिख लीजिए आप स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो कितना है, पहले स्पीड कितनी थी इस बंदे की 4, इसने क्या किया स्पीड को कितना कर लिया 5, एक की वृद्धि कर ली। अब आप अच्छे से जानते हो कि समय और चाल में विलोमानुपाती संबंध होता है। जैसे कार्य और समय में होता है ना विलोमानुपाती संबंध। अगर कार्य समान करना है तो, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर कार्य और समय में विलोमानुपाती संबंध होता है। वो कार्य क्षमता में यानी एफिशिएंसी में, और समय में क्या होता है आपके पास है विलोमानुपाती संबंध। उसी तरीके से समय और चाल में अपोजिट संबंध होता है। तो यहां आप ये कह सकते हो कि सर यहां से अगर हम समय का मान निकालें तो कितना हो जाएगा आपके पास है 5:4। कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल समय यानी ये वो पहले वाला समय जो इसको पहले लगता था, अब कितना लग रहा है उसको 4 यूनिट लग रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कितने यूनिट की बचत हुई। तो आपको स्पष्ट रूप से यहां पर दिखाई दे रहा है कि 1 यूनिट की यहां बचत हो रही है। बस क्वेश्चन ये चाहता है कि ये जो आपने 1 यूनिट की बचत करी है ना, बस इसी का आप मान निकाल दीजिएगा। तो आप क्वेश्चन को कैसे जमाओगे, पहले समय कितना था आपके पास है 5 यूनिट, जबकि वो कह रहा है कि 7 घंटे 30 मिनट था। तो इसको कितना लिखोगे 7.5 घंटे। कितना लिखोगे 7.5 घंटे, ऐसे लिखोगे। मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 यूनिट से, तो 1 से गुणा कर दीजिए। 5 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 1.5 बार, यानी आप ये कह सकते हो ये हो गया आपके पास है 1.5 घंटे। अब 1.5 घंटे का मीनिंग्स कितना होता है आपके पास है सर, ये हो जाएगा आपके पास है 1 घंटे और 30 मिनट। 1 घंटे और कितना हो जाएगा आपके पास है 30 मिनट, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि सी ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चन को सरल करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करें, परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाए, ये मूल चाल है, ये वृद्धि है। यानी पहले चाल कितनी थी आपके पास है इतनी। चाल का उल्टा क्या होता है आपके पास है समय। तो कितने समय की बचत हो रही है 1 यूनिट की। आप कह सकते हो कि पहले समय 5 घंटे ले रहा था, 5 का मान इतना, तो 1 का मान कितना है। इसमें ये 72 किलोमीटर कुछ भी काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो समान जा रहा है, समान ही वो आ रहा है, यानी दूरी समान होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिए किसका क्वेश्चन है आपके पास है, समय और कार्य का। अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। विराट एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में 60% अधिक कुशल है। उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। देखिए सबसे पहले आप क्या है सर, एक तो है आपके पास है, एक तो है विराट, और दूसरा कौन है आपके पास है, दूसरा है आपके पास है डेनियल। आप देखिए क्या कह रखा है, कार्य क्षमता दे रखी है कि विराट से 60% अधिक है। कौन है, डेनियल। अगर विराट मान लीजिए 100 कार्य करता है तो ये 60% कार्य करेगा, यानी कि 160 करेगा। और ये क्या है आपके पास है सर, ये इनकी एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है। आप इसको काट दीजिएगा, 20 से काटोगे तो 5 बार, और 20 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा आपके पास है 8 बार। यहाँ तक किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, विराट एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है। विराट कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। तो आपसे डेनियल का कार्य, डेनियल का समय पूछा है। अब कुछ नहीं करना, आप बहुत इजीली तरीके से या तो एक काम करो कि ये दिन है तो दिन का उल्टा कार्य होता है, 1/30 बना लो। तो इस कार्य को आप इस अनुपात में बांट दो, तो इससे आपका डेनियल का क्या आ जाएगा आपके पास है, कार्य आ जाएगा, और उसका कार्य का उल्टा समय होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से MDH लगाओ। MDH कैसे लगाना है, विराट ये रहा आपके पास है, यानी कि 8 इसकी एफिशिएंसी है। 8 कार्य को कितने दिन में करता है, वह 30 दिन में करता है। तो आपको ये बताना है कि वह 5 कार्य कितने दिन में करेगा। बस आपका आंसर आ जाएगा, इतना सा क्वेश्चन है आपके पास। एक बार फिर से सुनिएगा क्वेश्चन ने क्या कहा है आपसे। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि विराट से 60% अधिक कुशल है। विराट एक काम को 30 दिन में कर सकता है।
विराट एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। तो आपसे ये पूछा है कि डैनियल उसी काम को कितने दिन में करेगा, डैनियल उसी काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ से थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को जमा नहीं पा रहे सही। विराट एक काम को 30 दिनों में कर सकता है और डैनियल उसी काम को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। उस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय कितना है? लिया गया समय कितना होगा? चलो सही है। आपको क्या करना है, यहाँ से MDH लगाना है। तो आप ये बताइए विराट की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास? है सर 8 है। ये 8 को कितने दिन में कर रहा है? सर 8 कार्य को ये 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो आपसे ये पूछे कि आपको ये बताना है कि ये जो 5 कार्य है ना, इस कार्य को डैनियल कितने समय में करेगा। बस आंसर रह जाएगा आपका, सॉल्व कर दीजिएगा आप। 4 से काटिए, 2 से काटिएगा 4 बार, और ये कितनी बार कटेगा आपके पास है? 15 बार। ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 75/4। एक्स का मान हो जाएगा आपके पास है 75/4। तो कुछ नहीं करना, 4 का भाग दे दीजिए। देखिए 4 से कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना? 8 बार। कितना? 3। कितना? 4। बस यही आंसर है, इतना डे लगेगा। किस ऑप्शन में आपके पास है सर? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मैंने इसमें MDH ही लगाया है, इसमें मैंने क्या लगाया? MDH ही लगाया है। आपको पता है MDH का फॉर्मूला क्या होता है? सर MDH और बटे होता है WR, यानी कि कार्य हमेशा नीचे आता है कि नहीं आता है। और ये तो आपके पास है, कार्य ही तो है आपके पास है, यानी कि इन्होंने ये कार्य किया, कार्य करने की क्षमता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 8 कार्य को वह 30 दिन में कर सकता है, तो 5 कार्यों को वह कितने दिन में करेगा। इस तरीके से किया है हमने, MDH ही लगाया है एफिशिएंसी निकालने के बाद में। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास है? ये रहा। यदि तान्या 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसकी रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है। अगर वह मान लीजिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो वह कितने मिनट लेट हो जाती है? वह 2 मिनट क्या हो जाती है? लेट हो जाती है। एक तरीके से ट्रेन छूटना, लेट होना, ठीक है। हालांकि यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती तो रेलगाड़ी के आगमन से 3 मिनट पहले पहुंच जाती। अगर वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती तो वह 3 मिनट पहले ही पहुंच जाती। तो आपसे क्वेश्चन ने ये पूछे कि आप ये बताइए उसके घर से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। तो कुल मिलाकर के इसने दूरी पूछी है, कुल मिलाकर के क्या पूछी है? दूरी पूछी है। तो ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास है? 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जैसे मान लीजिएगा कि उसके घर से स्टेशन की दूरी कितनी है, लेकिन लैंग्वेज क्या कह रखी है उसने? लैंग्वेज ये कह रखी है कि एक बार तो वह लेट पहुंचती है और एक बार जल्दी पहुंचती है। तो यानी सर इसमें उसने समांतराल दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? समांतराल। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है जिसमें समांतराल दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें कुल समय दे रखा है। कुल समय कैसे? कि मान लीजिए वह अपने घर से प्लेटफॉर्म तक 5 की स्पीड से आती है और वापस 10 की स्पीड से जाती है घर पे, तो उसे 5 घंटे लगते हैं। बताइएगा कि वो दूरी कितनी है। उसके घर से स्टेशन की दूरी फिर पूछ रहा है। इसमें भी घर से स्टेशन की दूरी पूछ रहा है, लेकिन इसमें समांतराल दे रखा है। उस क्वेश्चन में भी आपसे घर से स्टेशन की दूरी पूछेगा, लेकिन कुल समय दे रखा होगा। जाते टाइम 10 की स्पीड से, आते टाइम 5 की स्पीड से, उसको 2 घंटे लगे। कुल समय का तो ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके पास। फिर सुनिए कुल समय का कैसे? जाते टाइम 10 की स्पीड, आते टाइम 5 की स्पीड, 2 घंटे लगे, दूरी बताओ। दूसरा क्वेश्चन कैसे? जाते टाइम 2 मिनट लेट, आते टाइम, मान लीजिए कि जाते टाइम वह 2 मिनट लेट गई। अब कल्पना करिए कि मान लो कि स्पीड तेज होती तो जल्दी पहुंच जाती, तो उसमें समांतराल दे रखा है। अगर समांतराल दे रखा हो तो दूरी का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास है चालों का गुणनफल अपॉन होता है आपके पास है चालों का अंतर, और गुणा किससे करोगे आप? यहां करोगे आप समय अंतराल से। तो ये हो जाएगा आपके पास है समय अंतराल। बस आपका आंसर आ जाएगा। तो एक चाल कितनी है? 6, अगली कितनी है? 8, और इनका अंतर कितना आ जाएगा आपके पास है? 2। समय अंतराल कितना है? अब आप खुद बताइएगा। लेट में और पूर्व में संख्याएं जुड़ती है तो 5 मिनट का है, लेकिन आप यूनिट समान करिए तो 60 का भाग लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, आप मिनट में नहीं लेना समय को, क्योंकि आंसर भी किलोमीटर में। आप इस क्वेश्चन को सरल कर दीजिए। कितनी बार कटेगा आपके पास है? 10 बार। कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 दूनी का 4, 4 से 8, कितनी बार कटेगा आपके पास है? 2 बार। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 किलोमीटर आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर कुल समय दे रखा होगा तो यहाँ पर आपके पास प्लस आएगा और यहाँ कुल समय आएगा। अगर समांतराल अंतराल दे रखा तो यहाँ अंतर आएगा, और यहाँ पर भी आपके पास है अंतर आएगा। अगले क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पर, और पढ़िए क्वेश्चन क्या है आपके पास है। अच्छा क्वेश्चन है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 48 मिनट और
66 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। नॉर्मल सा क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। यानी आप ये कह सकते हो एक टैंक तो है आपके पास ए और इसका समय कितना आपके पास है 48 मिनट है। दूसरा जो टैंक है वो है आपके पास बी, कितना आपके पास है 66। हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले टोटल कार्य निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में। और टोटल कार्य आता कैसे है, पहली स्टेप क्या अपनाते हैं हम, टोटल कार्य निकालते हैं। टोटल कार्य किससे आता है, एलसीएम लेने से। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए आप। इन दोनों का एलसीएम कैसे लेना है, आप यहाँ ले लीजिए। 48 और 66 है, तो 48 और 66 है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप ये कहोगे सर बिल्कुल देखो 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 8 बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 88 इंटू 6। अगर सर 88 को 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी 6 इंटू 88, तो कितना आएगा आपके पास, 8 6 की 48, और 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, यानी कि 528 आएगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम आने का मतलब ये है कि टोटल कार्य आपके पास है 528 आया है। टोटल कार्य कितना आया आपके पास है 528 आया है, ये आपके पास है टोटल कार्य। अभी क्या कर रहे हैं, पहली स्टेप कंप्लीट कि टोटल कार्य निकालना है। दूसरी स्टेप ये होती है कि आप इनकी कार्य क्षमता निकालते हो फिर कि कौन कितना कार्य करता है। अब कार्य क्षमता किससे आती है, भाग देने से। किस में किसका भाग दोगे, अगर इसका भाग आप इसमें दोगे तो ये पता लग जाएगा कि एक ही कार्य क्षमता कितनी है, एक ही क्या है आपके पास है कार्य क्षमता कितनी है। तो आपको क्या करना है, 48 का भाग इसमें दीजिए। तो देखिए 48 कहाँ पे दिखाई दे रहा है सर, 48 ये रहा 11 बार जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 11 बार। 66 का भाग कितनी बार जाएगा सर, ये रहा 66, तो 8 बार जाएगा, तो ये रहा आपके पास 8। तो यहाँ तक तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, नहीं आएगी तो चलिएगा। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो कितने मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी आपके पास है 32 मिनट में भर जाए। आप ये बताइए, क्वेश्चन ने ये कहा कि ये कोई टंकी है, मान लो यहाँ से यहाँ तक भरनी है, तो पहले तो इस पे ए और बी कार्य करेंगे और फिर बाद में कौन काम करेगा, बाद में ए करेगा क्योंकि बी को बंद कर देंगे। तो यहाँ देखिए ए तो बेचारा लास्ट तक चला है ना, ए ने कितना काम किया, ए ने तो पूरा काम किया जितनी देर कर सकता है वो। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो 32 मिनट तक हुआ टोटल काम। इसका मतलब ये है सर, ये जो ए है ना इसने तो टोटल 32 मिनट काम किया, तो हम ए का कार्य निकाल लेते हैं। ए 1 मिनट में कितना कार्य करता है 11, तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 32 से ताकि ए का कार्य आ जाए। तो देखिए 32 से कम 32, हासिल की 3 लग जाएगी, 32 से कम 32 और 3 कितना होता है 35। सर 352 कार्य तो कर लिया उसने, किसने कर दिया, ए ने। तो ए को तो आप फ्री कर दीजिए, अब बाकी बच्चा कुछ काम बी करो और घर जाओ। क्वेश्चन क्या कहा कि अब बाकी बच्चा कुछ जो कार्य है उसको कौन करेगा, बी, और करने के बाद वो उसको कहाँ भेजना है, आपको घर भेजना है, तो भेज दीजिएगा। इसमें से आपको इसको घटाना है तो शेष कार्य आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है शेष कार्य कितना आएगा, कम करिए आप इसको, देखिए शेष कार्य है, आप वैसे ही ध्यान रखिए ये क्या है आपके पास है शेष कार्य। ये कितना आपके पास है 6, और ये कितना आपके पास है 7, और ये रहेगा आपके पास है कितना 176। इसको कौन करेगा, बी। तो बी का टाइम यहाँ से बता दीजिए कि बी का समय कितना है। देखिए सर बी का समय आपके पास इतना आएगा, 176 कार्य करवाना है, और किस स्पीड से करवाना है, इस स्पीड से करवाना है। 8 दूनी का 16 और 8 दूनी का 16 जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सरल करना है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे और तरीके से क्वेश्चन को समझोगे तो कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है मैथ्स में। अगर आप ये चाहते हो कि सर हम इसी तरीके से आपसे बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट रेलवे का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, बिल्कुल अपडेटेड इसी तरीके से। और 1 दिसंबर से हम उसमें नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सारे ये क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस अभी तक कितने क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन हमने उसमें मिक्स कर रखे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा आप। बेलन का आयतन क्या होगा, यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है तो पाई का मान 3.14 लेना। पहली बात तो ये, तो इसने क्या कहा आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है वो आयतन क्या होता है सर, बेलन का आयतन होता है आपके पास है पाई आर स्क्वायर एच, पता होना चाहिए आपको। इसका मान कितना लेना है आपको, इसका मान लेना आपको 3.14 गुणा का निशान। आर का मान कितना आपके पास है 10 है, तो 10 इंटू कितना करोगे आप 10। एच का मान कितना आपके पास है 20 है। क्वेश्चन इजी सा लग रहा है आपके पास। देखिए कितनी जीरो, 1 2 3, तो 1 2 और 3, 3 जीरो हो गए आपके पास है। और फिर क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा आपके पास है कितना 28,
और ये हो जाएगा 6। लेकिन दशमलव कहाँ पर लगेगा, 2 अंक छोड़ के, 1 और 1 2। तो आप कह सकते हो 62 28। 62 28 किस में आपके पास है, ए ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप। ये रहा आपके पास है, ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास है, ये आपके पास है मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा और हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर ओनली फॉर आपको 2 सेकंड में देना है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको ऐसा दे रखा है क्वेश्चन, देखिए पूरा नहीं छपा, x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x का मान कितना आपके पास है, 2 है। तो इस वैल्यू का मान बताना है कि x की पावर 2723 इतना है। तो ये कन्फर्म होता है आपके पास है कि अगर मान लो इनका टोटल आपके पास है 2 आ रखा है, तो आप समीकरण संतुष्ट करिए। और ये समीकरण है ना बहुत सिंपल तरीके से सरल हो जाती है। x का मान 1 रखो तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अगर x का मान आपने 1 रखा तो 1 की पावर आप कितनी भी लगाओ 1 ही आने वाला है। और यहाँ भी 1 ही आएगा, तो 1 और 1 2, यानी वापस से आंसर कितना आएगा, 2। कहने का मतलब ये है आपके पास है x प्लस 1/x बराबर अगर आपको 2 दे रखा है तो वापस से आंसर 2 ही आएगा अगर यहाँ पर प्लस है तो। और अगर यहाँ माइनस दे देता तो आंसर कितना आता है आपके पास है, 0, क्योंकि फिर 1 में से हम 1 घटा देते। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हमारे ऐसे ही बनते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है, प्लस का ही मान पूछता है, तो आप बिल्कुल इस तरीके से आंसर टिक करके आओगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा आया तो ये मान के चलिए फ्री का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जाइएगा। मैंने कहा ना अगर आप थोड़ा तसल्ली से मैथ पढ़ लेते हो ना, तो मैथ में तो सारे क्वेश्चन फ्री के ही मिलते हैं। आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, सर क्वेश्चन हमारे पास है त्रिकोणमिति का है। इसका मतलब ये है कि अगर सर त्रिकोणमिति की हमको सारणी याद है तो इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से हम सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको त्रिकोणमिति की सारणी आपने काफी दिनों से पढ़ी होगी, काफी टीचरों ने आपको बनाना सिखाया, कुछ भी सिखाया है। मैं आपको आज त्रिकोणमिति की सारणी 2 मिनट के अंदर याद करना सिखाऊंगा। सिर्फ 2 मिनट लगेगी, 30 मिनट भी नहीं आएगी। और कंप्लीट सारणी अभी मेरे सामने आप बना दोगे। देखिए कैसे सीखोगे आप कंप्लीट सारणी बनाना। सर हमको पहले सारणी में किस किस का मान चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है एक तो 0 डिग्री का, एक चाहिए होता है 30 डिग्री का, एक चाहिए होता है 45 डिग्री का, और एक किसका 60 डिग्री का, और एक 90 डिग्री का। इसके अलावा तो कोई मान नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप 0 डिग्री का याद करो, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे 0 डिग्री का याद करो आप 10 के नाम से, 0 10, बस ये 0 डिग्री का मान होता है। एक बार याद करो, बाकी मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा। सबसे पहले 0 डिग्री का याद हो गया, 0 10, ठीक है। अब 90 को याद करो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको किसको याद करना, 90 को। 90 को याद करिए। सर 90 को याद कर लिया हमने 100 से। 90 को कैसे याद किया, सर 90 का मान होता है आपके पास है 100, तो ये रहा आपके पास है 100, ये 1, ये 100, ये क्या है आपके पास है 100 है। ये अनंत है, लेकिन ऐसे याद रखना 90 को 100, 1 0 और ये इन्फिनिटी यानी अनंत है। एक बार फिर से सुनिए। चलिए अब मैं 2 को याद करवा देता हूं आपको। 2 को आपको कैसे याद रखना है, पहली बात तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनको सीरियल वाइज आप जरूर याद करें। यानी सर पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, वो होता है आपके पास है साइन थीटा, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास है कॉस थीटा, दूसरा कौन सा आपके पास है कॉस थीटा, तीसरा होता है आपके पास है टेन थीटा। आप याद करिए अगर पहले से याद नहीं है तो। और 4 नंबर का होता है आपके पास है कॉट थीटा, और 5 नंबर का होता है आपके पास है टेन कॉट, हो गया आपके पास है सेक थीटा। और फिर 6 नंबर पे आता है आपके पास है कॉसेक थीटा। क्या आता है आपके पास है कॉसेक थीटा। यानी इसी सीरियल में अगर आपको याद है तो बहुत ज़्यादा सुविधा होती है त्रिकोणमिति को याद करने में। साइन कॉस टेन कॉट सेक, और ये क्या है आपके पास है कॉसेक है, ठीक है। तो यानी सर आपने ये कैसे याद करवाया, मैंने आपको ऐसे याद कराया कि 0 डिग्री का मान ये क्या, ये साइन 0 का मान है, ये किसका मान है साइन 0 का, ये कॉस 0 का मान है, ये टेन 0 का मान है। साइन कॉस टेन, साइन कॉस क्या हो गया आपके पास है 10 हो गया। अब आप ये कहोगे बाकी 3 के मान कैसे आएंगे, कुछ नहीं करना, इसको बट्टे में लगा दीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये क्या है आपके पास है 1 है। अगर आप 0 का भाग किसी में देते हो ना तो आपके पास है अनंत आता है, जबकि अगर आप 0 में 1 का भाग जैसे 0 में दोगे तो आपके पास वापस से रिजल्ट ये आएगा।
लेकिन अगर बट्टे में जीरो आ जाती है, नीचे जीरो आ जाती है, तो उसका आंसर आता है इन्फिनेटिव। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर पहला कितना आपके पास है, ये 0/1 है, ये कितना है 0/1, लेकिन हम जैसे ही इसको उल्टा करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा 0। तो जीरो का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है आपके पास है, अनंत होता है, और इसका अपोजिट 1, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो अब ये किसके मान आ गए आपके पास, सर ये साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो, कॉट जीरो, सेक जीरो, कोसेक जीरो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, आप यहां समझिएगा। ये किसका मान है, सर ये साइन 90 है, साइन 90, कॉस 90, टेन 90। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास है, जीरो का उल्टा जीरो ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अच्छा जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास, अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास, सर अनंत का इन्फिनिटिव हो जाएगा आपके पास है अनंत, और ये भी अनंत हो जाएगा, और एक का आपके पास है एक हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब क्या करना है आपको, अब सर हमको ये 90 डिग्री हो गया आपके पास, 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, अब हम 45 डिग्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 45 डिग्री की। अच्छा इसको थोड़ा सा एक बार मुझे देखना है कि ये अनंत का क्या कहानी है। अगर हम जैसे 1 है, अनंत है, अगर हम अनंत का अपोजिट करते हैं तो क्या आता है, अनंत का अपोजिट करते हैं तो क्या आता है, ध्यान रखिए। लेकिन उससे पहले आप 90 डिग्री में याद रखिए ये कितना आपके पास है 100 है, आप 45 डिग्री पर आ जाइएगा। सर ये हमारे पास है 45 डिग्री है, 45 क्या होता है आपके पास है 90 का आधा होता है, 90 का आधा होता है तो कुछ नहीं करना, आधा आधा और ये एक, बस 45 का काम हो गया आपके पास। यहाँ रूट का निशान लगा दीजिए, यहाँ रूट का निशान, यानी सर साइन 45 कौन 45 टेन 45। अब अगर मान लो आगे के निकालना है तो इसका उल्टा 1, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा √2, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कोसेक है, ठीक है। यानी हम 0 डिग्री 90 डिग्री और 45 डिग्री याद कर चुके हैं। अब किसका मान निकालना है हमको, सर 30 डिग्री का निकालना है। तो 30 डिग्री में क्या है, 30 डिग्री में कुछ नहीं है, सिंपल है 30 डिग्री। 30 डिग्री 60 का आधा होता है, तो सबसे पहले 1/2 लिखिए, फिर कितना लिखोगे √3/2, और फिर कितना होता है आपके पास है 1/√3 होता है। अगर बट्टे में लोगे तो इनका अपोजिट कर दीजिए आप, ये √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 2/1। अब 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं सर, ये आगे आ जाएगा, तो आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा आपके पास √3/2, 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास √3। बट्टे में अगर हम बात करें तो 1/√3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपके पास है 2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 2/√3 हो जाएगा। अगर आप इनको 2 से 3 बार पढ़ोगे ना, उसी में ये आपको याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको याद कैसे करने हैं। जैसे सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताओ मुझे 0 डिग्री का मतलब कितना होता है, तो 0.10 होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बताओ 90 डिग्री का मतलब कितना होता है, सर 90 डिग्री का मतलब होता है आपके पास है 100, कितना होता है 100, ठीक है। 45 डिग्री का मतलब कितना होता है, सर आपने कहा कि आधा आधा एक होता है, यहाँ रूट लगा दीजिए, 45 का मान सिंगल याद करना ओनली फॉर। 30 डिग्री का मान कितना होता है आपके पास है, सर 30 डिग्री का मान होता है आधा, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए √3/2, और ये हो जाएगा आपके पास 1/√3। 60 डिग्री का मान कितना होता है आपके पास, सर 60 डिग्री को इसका आगे ले आइए, √3/2, 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास √3/1। बस ये सारे हो गए आपके पास। तो इस तरीके से आपको ये जो भी डाटा है वो इस तरीके से निकालना है, ठीक है ना। अब हम एक बार क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चनों को सरल करते हैं। देखिए अगर आप इसके आधे की बात करोगे तो अनंत का जो अपोजिट होता है ना वो अनंत ही होता है, ठीक है ना। अब रही बात 0, तो सर 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो वापस कितना हो जाएगा आपके पास है 1/0, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा अनंत आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है, पहले सही लिखा था। आप आइए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे, किस पर आओगे आप, क्वेश्चन नंबर 14 पर। और देखिए मैं आपको फिर से याद करवाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 में, क्योंकि देखिए ऐसे आप इसको छोड़ नहीं सकते। त्रिकोणमिति के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि त्रिकोणमिति को आप छोड़ दोगे, कितना इजी है। आप देखो कितनी सारी करंट जी के पढ़ोगे जब जाके एक क्वेश्चन मिलता है गलती से, यहाँ पर तो आपको वैसे ही 1 नंबर मिल रहा है। तो सर देखिए सबसे पहले तो सब जगह क्या है 30 डिग्री है, आप 30 डिग्री को यहाँ लिख दीजिए। 30 डिग्री का मान कितना होता है आपके पास है सर 1/2, √3/2, और ये होता है आपके पास 1/3 होता है √। अब किसका मान पूछा पहले, साइन 30 का, तो ये साइन 30 ही साइन कॉस टेन ऐसे ही तो चलता है, फिर बट्टे अपोजिट करते हैं जब आता है कॉट सेक और कोसेक, तो हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान है आपके पास 1/2, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस का निशान। कॉस 30 का मान कितना आपके पास है √3/2, एज इट इज लिख दीजिए। और टेन का मान कितना 1/√3,
आप एलसीएम लीजिए, इनका कितना हो जाएगा 2√3। आप 2 का भाग इसमें दोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा आपके पास √3 प्लस का निशान, 2 से 2 कट जाएगा तो ये √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 और प्लस 2, यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 + 2 हो जाएगा आपके पास है 5। 5 √3 बट्टे में 2 किस ऑप्शन में है देख लो आप एक बार। अच्छा कैसे है यार, क्या कर दिया ये, कितना था आपके पास है 5 + √3 और बट्टे में कितना आपके पास है 2√3 है। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अब तसल्ली से आप क्वेश्चन को समझो और एक बार आप इससे रटो, एक बार इसे बोलिए 2 से 3 बार, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का लिया है। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास है सेम इसी तरीके का है, तो पहले आप इससे पढ़ लीजिए। चलिए सर, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, इसमें थीटा का मान 45 है और फिर यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। 45 का मान बड़ा इजी होता है। 45 का मान इजी कैसे होता है, आपने कहा था सर आधा आधा एक, आधा आधा और एक, तो यहाँ अंडर देखो कितना इजीली तरीके से याद हो गया, बताओ वैसे सारणी को कितनी बार रटो फिर भी भूल जाओगे। 45 में आधा आधा एक ही तो करना है। अगर आप मुझसे कंटिन्यू बने रहे होंगे जब से मैंने लिखा इस क्वेश्चन के लास्ट तक, तो आपको ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति के बहुत इजी लगेंगे। और अगर किसी को स्टूडेंट ने स्किप करके वीडियो और आगे बढ़ गए होगा या फिर छोड़ दिया होगा कि अगले टीचर के पास जाता हूँ, वो ध्यान रखिएगा कि वो फिर इसी तरीके से घूमेगा, उसको फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है उस स्टूडेंट का। लेकिन जिसने विश्वास किया कि सामने वाले ने कहा कि मैं याद करवा दूंगा, इसका मतलब वो कन्फर्म याद करवा देगा। और मैं अच्छी तरीके से रेलवे में सेलेक्टेड और प्रेजेंट में मैं वर्क भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर क्लास रिकॉर्डेड ही डालता हूँ कि जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तब मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड करके डालता हूँ। तो कैसे रेलवे का पेपर पास करना है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें रटनी होती है, रट के कैसे भी करके अपन को अपन का पेपर पास करना होता है, ध्यान रखिए। अब आपको मान रखना है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ कितना रखना है, थीटा का मान 45 डिग्री है, साइन स्क्वायर 45 है, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, लेकिन आप उसका वर्ग करोगे। एक बार तो मैं पूरा लिख देता हूँ, 1/√2 और इसका क्या करोगे आप वर्ग करोगे। आगे किसका निशान आएगा आपके पास है माइनस का, ये रहा आपके पास है 2, वापस से आपके पास है गुणा का निशान आएगा 1/√2, लेकिन इस बार पावर कितनी है आपके पास है 4 है, और यहाँ बट्टे का निशान, नीचे क्या है आपके पास है 2, कॉस का मान कितना होता है सेम ही होता है वही, तो आप ये कह सकते हो 1/√2, इसकी पावर कितनी है आपके पास है 4 है प्लस है, और ये 1/√2 और इस बार पावर कितनी है कॉस के ऊपर 2 है पावर। बस सरल कर दीजिए, ये आपको आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कितना है आपके पास है सर √3 है, अगर हम इसकी पावर कितना लगा देते हैं 4, तो इसका मान कितना आएगा हमारे पास है 9 आएगा। कैसे आएगा सर, √3 और √3 कितनी बार है, ये आपके पास है 4 बार है, ठीक है ना भाई। तो एक बार गुणा करोगे रूट हट जाएगा, एक बार गुणा करोगे रूट हट जाएगा, तो 9 ऐसे आया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका मान कितना होगा फिर सर, इसका वर्ग कितना होता है 4, जैसे 3 का सीधा वर्ग करो आप, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो पहले तो इसका मान निकालो, क्योंकि यहाँ तो पावर 2 ही है, तो ऊपर तो आएगा आपके पास 1/2 माइनस का निशान, आप इसका मान निकालो 2 और गुणा का निशान, इसका मान कितना आएगा सर 1/2 आएगा, और बट्टे में देखिए आप यहाँ देखिएगा, अच्छा 1/2 थोड़ी आएगा यार, कैसे गलती कर रहे, 4 आएगा ना, अभी तो बोला है कितना आएगा 4, तो सर 2 से 2 कट जाएगा। तो आप ये बताइए 1/2 माइनस 1/2, 1/2 से 1/2 कट रहा, तो ऊपर तो आपके पास 0 आ रहा है। अब अगर ऊपर 0 आ गया तो आप किसी भी संख्या का भाग दो, आंसर तो 0 ही आना है, फिर नीचे हम सरल भी क्यों करें। आप ये देखिए जैसे ही आपने इसी को सरल किया है, केवल इसी को सरल करने पर सर 1/2 माइनस 1/2 आ गया था, 0 आ गया, तो आपका आंसर यही हो गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सरल करना है, ध्यान रखिए। इसमें त्रिकोणमिति में ज़्यादातर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सारणी के बेस पर बनता है, और अगला जो क्वेश्चन बनता है वो लाल बटे कक्का यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट पे बनता है, जो मैंने कल की क्लास में समझाया था। अगर आप मेरी क्लासों को फॉलो कर रहे हो तो अभी आराम से 25 क्वेश्चन में से आप 22 से 23 क्वेश्चन आराम से राइट करके आ जाओगे ग्रुप डी में। अगर आप केवल ये मॉक लगा लेते हो तो ये जो इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है इनको जरूर पढ़े आप। चैनल आपका खुद का है,
आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसमें आपको टाइम टू टाइम काफ़ी सारे पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे अभी कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस का आएगा तो उसकी भी आपको क्लासें मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्लासें, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पर जाइए। एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 16, एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मूल्य के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मूल्य के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। एक में तो ये पूछता है कि कुल कितनी धनराशि है, और एक बार ये एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें सिक्कों की संख्या पूछता है। एक में तो रुपये पूछता है और एक में सिक्कों की संख्या पूछता है। तो मैंने यहाँ पर रुपये वाला क्वेश्चन लिया, अगला जो पेपर सॉल्व कराऊंगा उसमें मैं सिक्कों की संख्या का ले लूंगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, एक बैग में कुछ तो है 5 रुपये के नोट, और कुछ कितने के हैं आपके पास है 5 रुपये के, कुछ है 10 रुपये के नोट, और कुछ है 20 रुपये के नोट। कुछ कितने के हैं 20 रुपये के नोट है। इनकी जो संख्या दे रखी है, इनकी क्या दे रखी है आपके पास है संख्या। इसका मतलब यह है कि 5-5 के कितने नोट है, इनकी संख्या कितनी दे रखी है आपको। 5-5 के आपके पास है 2 नोट, अनुपात का निशान, ये 3, और 20-20 के कितने आपके पास है 5 नोट। तो इनका मूल्य कितना बन जाएगा, क्योंकि संख्या तो यहाँ सिंपल सी बात है, इनका मूल्य निकलेगा। तो मूल्य कैसे आएगा, 5-5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 10 रुपये हो गए आपके पास है टोटल। कितने रुपये हो गए 10 रुपये। 10-10 रुपये के 3 सिक्के तो कितने रुपये हो गए आपके पास है, तो आप कहोगे सर 30 रुपये हो गए। 20-20 रुपये के 5 सिक्के तो कितने हो गए आपके पास है 100 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए 100 रुपये। तो टोटल रुपये कितने हो गए सर, टोटल की अगर हम बात करें तो ये टोटल जो रुपये है ना वो हो गए हमारे पास 140 रुपये। और 140 का ही आपको मान निकालना है, 140 का ही क्या निकालना है मान। क्यों, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कि कुल धनराशि कितनी है। तो ये तो यूनिट के हिसाब से आई है धनराशि। तो अब इसको रुपये में ट्रांसफर करिए। कुल संख्या कितनी है सिक्कों की सर 240 है। तो 240 को आप यूनिट में कितना कहोगे, 240 को आप यूनिट में कहोगे, देखो यहाँ से जोड़िए आप, तो कितना कहोगे 8 कहोगे। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 140 से। 8 से कितनी बार कटेगा आपके पास है ये इतनी बार, 30 बार। तो ये हो जाएगा 14×3 = 56। 14×3 कितना हो जाएगा 56। एक बार थोड़ा सा हम वापस से क्वेश्चन को देखते हैं। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 240, और ये है आपके पास 8। ये कितना आया हमारे पास आंसर 560। कैसे आ रहा है भाई, वापस से एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा क्वेश्चन को। बैग में कुल संख्या 240 है सिक्कों की, तो कुल संख्या कितनी आपके पास है 240। और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है सर, बट्टे में आएगा हमारे पास है 10। मल्टीप्लाई किससे करोगे सर 140 का, उसको मान निकालना है। कैसे आया 10, इनका टोटल हुआ है। 1 0 से आप 1 0 काट दीजिएगा, बस आ गया ना आंसर यार। तो ये हो गया सर हमारे पास है 0। देखिए लास्ट का अंक कितना आएगा आपके पास है 6 आएगा। क्या हमारा काम चल गया क्या, बिल्कुल सर हमारा काम चल गया। 60 इसी में है, आप चाहे तो पूरा गुणा करें या नहीं करें, लेकिन आपका काम चल गया। तो मैंने ये कहा कि 1 अंक तक या 2 अंक तक आप मल्टीप्लाई करो और आपका काम चल जाए, तो आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें, उससे आपका टाइम बचेगा। सिंपल क्वेश्चन है, 2002 रुपये की राशि को इतने के अनुपात में ABC के बीच बांटना, तो आपको B का हिस्सा बताना है। सबसे इजी क्वेश्चन है आज का। कुछ नहीं करना सर, इस राशि को बांटना है किसमें, इसमें। तो सबसे पहले वो राशि लिखो जिसको बांटना है, ये रही। इसके बट्टे में लिखिए अनुपातों का योग। अनुपात योग कितना हो जाएगा आपके पास है 10 और 3 13। और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, जिसका मान निकालना उससे। B का हिस्सा निकालना, B बीच में 4 है, तो 13 से काटिया। 13 से हम जैसे ही काटेंगे 13 एकम 13, 13 पिंजो 65, और कितना बच जाएगा आपके पास है 5। 13 चक्कू कितना हो जाएगा आपके पास है 52। वापस से देखिए यूनिट डिजिट 6 आ गया, 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। मैंने कहा ना ऐसे ही काम चल जाता है ज़्यादातर क्वेश्चनों का। तो अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18। ये प्रॉफिट और लॉस का मैंने फिर से क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए प्रॉफिट और लॉस के मैं 2 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ और 2 क्वेश्चन फिर करवा रहा हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, पता नहीं कोचिंग वाले कैसे करवाते हैं। मैं तो इसको बिल्कुल जैसे क्वेश्चन दे रखा है, आप वैसे पढ़ो क्वेश्चन को। देखिए 1 रुपये के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। आप ये बताइए 40% की हानि है तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी। आप ये कहोगे सर 40% की हानि है, तो सिंपल है, उसने वस्तु 60% में बेची है, यानी 60% का मान कितना है, 60% का मान है सर 1 रुपये में 32। भाई क्लियर है क्या नहीं है, 1 रुपये में 32 ही तो आ रहे हैं, तो हमेशा रुपये ऊपर आएंगे लिखा हूँ। 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर उसको 40% की हानि होती है। तो 1 रुपये के कितने संतरे बेचे,
कि 20% का लाभ हो जाए। 20% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास है 120 यूनिट। तो 120 यूनिट बराबर 1 रुपये में कितने बेचे, हम ये मान लेते हैं 1 रुपये में एक्स बेचे, बस सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। 40% की हानि 1 रुपये में 32 के बराबर है। 20% का लाभ 1 रुपये में कितने के बराबर है। यहां से आगे कैसे सरल करोगे, बिल्कुल ही मैथ कमजोर है तो आप यहां से क्रॉस गुणा करें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ी बहुत भी मैथ अच्छी है आपकी तो पहले काटा पीटी करो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे कि सर 60 से ये हमारे पास है 2 बार कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, बिल्कुल सर रहने दीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 1/x बराबर, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा आपके पास है 2/32। अब आप ये कह सकते हैं 2 से 1 बार और ये 16 बार, तो x के सामने कितना 16, तो सिंपल सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे कैसे करो, x का मान 16 जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एक बार फिर सुनिए कैसे किया आपने। सर 60% मतलब 40% की हानि 1 रुपये में 32, 20% का लाभ 1 रुपये में कितने संतरे। एक और क्वेश्चन समझिए फिर आपको फिर से समझ में आएगा। 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। 4% की हानि का मतलब कितना होता है आपके पास है 96%। तो 96% का मान कितना आपके पास है 1 रुपये में, 1 रुपये में कितनी आपके पास है 4 वस्तुएं। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची, अगर उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची तो उससे क्या होगा, ये हमारे पास है क्वेश्चन। इस बार सर हमसे यहाँ का मान पूछ लिया, अगर ये आपका 100 से ऊपर आता है तो लाभ, और 100 से अगर नीचे आता है तो वो हानि है। कैसे सॉल्व करोगे, वही तरीका जो अभी मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको नहीं बैठ रहा तो इसको इससे और इसको इससे। तो आप ये कह सकते हो कि 96% और बट्टे में कितना हो जाएगा 1/3, तो 3 आ जाएगा बराबर, इसको इससे गुणा करो कितना हो जाएगा 1/4, और ये रहा आपके पास है क्वेश्चन वाचक चिन्ह। ठीक है, यहाँ से करिए सॉल्व। सर 3 से अगर हम इसे काटेंगे, देखो परसेंटेज को तो हटा दीजिए चाहे तो 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा आपके पास है सर 3 दूनी 3 तिया 9 और 3 दूनी का 6, 32 बार। तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान कितना आएगा, इसको इससे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 और 12 128, और ये परसेंटेज तो 100 से कितना ज़्यादा है 28 ज़्यादा है। तो बस यही आपका करेक्ट आंसर है जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आप मेरी लाइनों को ध्यान से सुनना, फिर से बैक करके मैंने दोनों क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको समझ में जरूर आ जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइएगा। आपसे क्या पूछा है सर, ये कोई क्वेश्चन है, इसकी रेंज पूछी है, रेंज पूछी है, रेंज भी कह सकते हैं और इसे हम परास भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं सर, इसका नाम ही परास है, इसका नाम ही क्या है आपके पास है रेंज ही इसका नाम है। तो कैसे निकलती है रेंज, रेंज निकलती है सर जो भी इसमें बड़ी संख्या दे रखी है ना, उस बड़ी संख्या में से आप कम कर दीजिए छोटी संख्या को। किसको कम कर दीजिए, छोटी संख्या को, बस आपके पास क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी। तो बड़ी संख्या कितनी है आपके पास है सर, बड़ी संख्या 43 है माइनस, सबसे छोटी संख्या कितनी है आपके पास है 1 है। तो इस तरीके से आपका 42 आंसर आ जाएगा जो कि डी ऑप्शन में। सबसे सिंपल होता है ये क्वेश्चन जिसमें रेंज या परास पूछी जाती है, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, अच्छा क्वेश्चन क्या कहा है, दिए गए डेटा का माध्य भी बताइए, माध्यिका का बताइए, बहुलक भी बताइए, उनका योग बताइए। यानी एक क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम इसमें माध्य निकालते हैं। अच्छा माध्य का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या सर, माध्य कह दो इसको, या फिर आप इसको कह दो औसत कह दो, बात सेम ही है। अगर मान लीजिए ये जो डाटा दे रखा है, ये जो डेटा दे रखा है, अगर ये सिंपल है तो आप राशियों का एक राशियों की संख्या लगा दो, अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप डेविएशन रूल लगा सकते हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि सर सिंपल सा डाटा है, 25-25 ऐसे जोड़ना ही तय। तो देखिए 25, 50, 75, 75, 80, 90 और 90, 110, 110, 145, 154 हो गया। और 154 में भाग किसका देना है, टोटल कितने आपके पास है 3, 3, 6, 1, 7 है। तो 7 दूनी का 14 और 7 दूनी का 14, यानी कि माध्य कितना आ गया 22 आ गया। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे पहले, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखिए आप माध्यिका, इसकी बता पाओगे। यानी सबसे पहले छोटी संख्या कितनी है 9, फिर कितना आपके पास है 15, फिर कितना आपके पास है 20, फिर कितना आपके पास है 25, ये 25, ये 25, 3 बार है ना, और फिर ये 35। अब आपको क्या करना है, कट्टम कट्टी खेलनी है माध्यिका के लिए। माध्यिका किसे कहते हैं सर, माध्यिका आप क्या करोगे, पूरी संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, और जो बीच की संख्या ना वही माध्यिका होती है। जैसे
सर बीच की संख्या कैसे निकालोगे, पहले कट्टम कट्टी खेल लीजिए, एक संख्या दोनों साइड से काटो, कट्टम कट्टी खेलिए आप, ये लीजिए, तो बीच में क्या बचा आपके पास में 25 बच गया, तो 25 इसकी माध्यिका है। अगर किसी क्वेश्चन मान लो दो संख्या बच जाए, जैसे मान लो सर 25 बच गया और 26 बच गया, अब ये इनको नहीं काटा तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना फिर। जैसे इसमें तो पदों की संख्या 7 थी, अगर पदों की संख्या 6 ही होती तो दो पद बचेंगे, क्योंकि दोनों साइड से कटेंगे, तो फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना आप, ठीक है ना। अब पूछा है आपसे बहुलक कितना है इसका, तो बहुलक किसे कहते हैं, सर बहुलक होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा कि 25 इसमें 3 बार आ रहा है, 25 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, इसका मतलब इसका बहुलक 25 है। अब आपसे क्या पूछा है कि सभी का योग बताओ आप कितना होगा, ठीक है, 25 25 इन तीनों को जोड़ना है, तो ये कितना हो रहा है, आप तीनों को जोड़ोगे तो 72 72, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि डी ऑप्शन में। उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। तीनों चीजें मैंने निकालना सिखा दी है कि कैसे तीनों चीजें निकालते। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे ये कहता है कि 3 11 4 14 को समानुपात बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है बाई ऑप्शन जाओगे आप, कभी भी क्वेश्चन को नहीं छेड़ोगे। तो देखिए सर, समानुपात का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समानुपात का अर्थ ये होता है कि पहले अगर आपके पास 1:2 आ गया, तो समानुपात का निशान वापस भी 1:2 ही आना चाहिए। जैसे पहले अगर 7:5 आ गया, तो रूल ये होता है कि वापस से 7:5 ही आना चाहिए, इसे हम कहते हैं समानुपात। इसे क्या कहते हैं हम, समानुपात कहते हैं। तो सर इसमें पहली संख्या ये, अगर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये 5 हो जाएगा। तो बताओ कि इसका पहला अंक और इसका पहला अंक का भी बराबर हो सकता है क्या, क्योंकि 2 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 और 5 का भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हम ए ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि ये 5 हो जाएगा तो 5 तो किसी से कटेगा भी नहीं। तो फिर सर हम इसमें 1 जोड़ते हैं, जैसे ही हम इन सब में 1 1 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 4, ये 12। हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया, सब में 1 जोड़ दिया, सब में कितना जोड़ दिया आपने, 1 जोड़ दिया, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया और ये 15 हो गया। अब यहाँ से इनका समानुपात लेने की कोशिश करिएगा। कैसे कोशिश करिएगा सर, 4 से अगर हम काटेंगे तो एक बार, 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, समानुपात का निशान। अब 5 से कितनी बार, एक बार, और 5 से कितनी बार आपके पास है, 3 बार, तो 1:3 समानुपात 1:3 आ गया। क्या जोड़ने पर आया आपके पास है, 1 जोड़ने पर आया, तो यही आंसर है। ऐसे करना है आपको, ठीक है ना भाई। एक और क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है क्वेश्चन आपके पास, महेश का वार्षिक वेतन इतने से बढ़कर इतना हो जाता है, तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, इतने से बढ़कर इतना हो गया, तो पहले तो आप ये देखो कि बढ़ोतरी कितनी हो रही है। आंसर परसेंटेज में चाहिए, इसलिए पहले काटापीटी करके इसका रेशो ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए, रेशो। तो हम इसका रेशो ले लेते हैं, ठीक है सर। कितनी जीरो काटोगे, 4 जीरो, ये 4 जीरो से आपके पास 4 जीरो कट जाएगा, 20 बच गया और ये बच गया। 20 को किससे काटोगे, 4 से काट दो 5 बार, 4 से कितनी बार, 6 बार। यानी कि जो राशि पहले 5 थी वह राशि कितनी हो गई, 6 हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। क्वेश्चन ये चाहता है इसे परसेंटेज में बताओ, तो 1 कितने पे हुई, 5 पे, और गुणा किससे करोगे आप, 100 से। तो फिर बताओ कितना आंसर आएगा आपके पास में, 20%। किस ऑप्शन में आपके पास है, सर हमारे पास में बी ऑप्शन है। ऐसे इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो आप। सर क्वेश्चन नंबर 24 ये है आपके पास है कि 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है। 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिलती है, तो 12.5% के अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट बताइए। देखिए ऐसा जो क्वेश्चन है ना आपके पास है, या तो आप इसमें क्या करोगे कि इसका भी डिस्काउंट निकालो और दोनों में रेशियो मेथड लगाओ, या फिर सक्सेसिव लगाओ, या फिर दूसरे तरीके से करो। दूसरे तरीके से कैसे करोगे, सर यहाँ पर लिख लीजिए आप अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, और यहाँ लिख लीजिए सेलिंग प्राइस। 11 रुपए की वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिलती है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी हम अंकित मूल्य कितना मानेंगे, 14 रुपये मानेंगे, क्योंकि 11 वस्तु के खरीदने के पास में जो 3 वस्तु आप मुफ्त देते हो ना, वो MRP में काउंट होती है, अंकित में काउंट होती है। यानी यहाँ से आप 11 वस्तु नहीं कह सकते, यहाँ से 14 वस्तु कहोगे। कितनी वस्तु कहोगे आप, 14। 14 वस्तुओं में से आपने वस्तु बेची कितनी, 11 बेची है। तो पहला अनुपात कितना हो गया आपके पास है, सर पहला जो अनुपात है वो हो गया आपके पास है 14:11। क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि क्वेश्चन केवल इतना सही होता है कि 11 वस्तु बेचकर 3 मुफ्त में दी, तो डिस्काउंट बताओ। तो कैसे करते हैं, 11 बेचकर, तो नीचे 14 ही आता, 11 और ऊपर कितना आता, वो सॉरी नीचे 14 आता है और ऊपर कितना आता है आपके पास है, सर ऊपर आता है आपके पास है 11, मल्टीप्लाई किससे करते हैं आप, 100 से करते हैं।
11 वस्तुओं के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिलती है, तो टोटल MRP 14, बेची कितनी 11, ठीक है। 12.5% की अतिरिक्त छूट है, 12.5% की अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो कितनी बनेगी आपके पास, तो आप ये कहोगे सर 1/8 बनेगी, यानी कोई वस्तु 8 रुपये की थी, डिस्काउंट है तो संख्या घटेगी आपके पास। आप कुछ नहीं करना, बस सरल कर दीजिए, कुछ कट रहा है तो काट दो। 7 से कितनी बार, एक बार, 7 से कितनी बार, 2 बार, ये कितना हो रहा है आपके पास है 10, ये कितना हो रहा है आपके पास है 11। यानी कि आप ये कह सकते हो, 1 मिनट रुको यार, क्वेश्चन को कहीं ना कहीं वापस से गलत कर दिया है। 11 वस्तुओं के खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है, तो 14 में से 11, ठीक है। इसके बाद में 12.5% की अतिरिक्त छूट, 12.5% एक, यानी 8 रुपए की वस्तु को 7 रुपए में आपने बेच दिया, ठीक है। 7 से कितनी बार, 14 बार, सही है ना यार। ये देखिए 8 दूनी का कितना हो रहा है आपके पास है 16 हो रहा है, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको सर, डिस्काउंट 5 का मिल रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि आप इसे परसेंटेज में बताइए, तो परसेंटेज में बताओगे तो 5/16 और मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, तो ये 4 बार और ये 25 बार, 125/4, 125/4 तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, एक बार 31.25%, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। एक बार फिर से सुनिए, क्वेश्चन आपके पास है, हमेशा फिक्स है कि अंकित मूल्य 14 रहेगा, वस्तु कितनी बेच रहा है, इतनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन का गुणा ये रहा, इस लाइन का गुणा ये रहा, इस वस्तु को इतने में बेचा, 5 का डिस्काउंट दिया, 5/अंकित मूल्य गुणा 100, क्योंकि डिस्काउंट की कैलकुलेशन हमेशा किस पर की जाती है, अंकित मूल्य पर की जाती है। आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। सबसे इजी क्वेश्चन आ गया लास्ट में। आप बताइए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सर समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसके प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए आपके पास है, समान। यानी कि मान लीजिए ये आपके पास है एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है आपके पास है, ये सर हमारे पास है, मान लीजिएगा समबाहु त्रिभुज है। अब ये बताइए इसका आधार इसने ये कह रखा 8 है, तो समबाहु त्रिभुज की तो कंडीशन ये होती है कि इसकी तो प्रत्येक भुजा समान होती है। तो फिर इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है सर √3/4 और भुजा स्क्वायर, √4/3 और क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है। जरूर याद करें समबाहु त्रिभुज का। तो ये हो जाएगा आपके पास √3/4 और भुजा का मान कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है 64, तो 8 4 से काट दीजिए 16वां। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 16√3। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका खुद का चैनल है, और एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करें। आपको फिर मिलेंगे अब 1 तारीख को सीधे, क्योंकि आप इनको पढ़िए। कल भी कोई पेपर नहीं है आपके पास है, कल 30 तारीख है। 1 दिसंबर को जो पेपर लगेगा उसका एनालिसिस करवा के, और 1 दिसंबर को शाम को मैं क्लास डालूंगा। कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, कल आप इसको पूरे दिन भर जब भी टाइम मिला आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।